मेरा नाम सरिता है। बस स्टैंड पर बैठे हुए मुझे 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे। ठंडी हवा के बीच मेरा शरीर काँप रहा था, शायद डर और दर्द दोनों से। मेरे पति ने आधी रात के वक्त मुझे तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया था। हाथ में कुछ रुपए थे जो पसीने से भीग चुके थे। पेट में अचानक तेज दर्द उठा और मैं खुद को संभाल नहीं पाई। रात के करीब 2 बज रहे थे। सड़कें सुनसान थी, न कोई महिला न कोई आदमी। दर्द असहनीय था और मैं चीख पड़ी। तभी एक नौजवान मेरी ओर दौड़ता हुआ आया, लेकिन मेरी हालत देखकर वो घबरा गया। और फिर जो हुआ, उसने मेरे अंदर इंसानियत पर से भरोसा ही ख़त्म कर दिया था। जब मैं 3 साल की थी तभी मेरे पापा दुनिया को अलविदा कह चुके थे, और जब मैं 10 साल की थी तब मेरी माँ चल बसी। माँ मुझे बहुत दुलार करती थी, पापा भी करते होंगे, लेकिन मुझे उनकी गोद का एहसास भी ठीक से याद नहीं। मेरे एक बड़े भाई थे, रचित। पापा के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी माँ के कंधों पर आ गई थी, और फिर उन्होंने सब कुछ रचित भैया पर छोड़ दिया। भैया ही घर के अकेले मर्द थे। एक माँ और छोटी बहन की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। हमारे कुछ रिश्तेदार थे, लेकिन पापा के गुजर जाने के बाद उन्होंने जैसे हमसे मुँह ही मोड़ लिया था। समय बीतता गया, हम दोनों बड़े हो रहे थे। भैया की उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो बहुत मेहनती और समझदार थे। 19 साल की उम्र से ही उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी संभाल ली थी। मैं उस वक्त 10 साल की थी, लेकिन हमारी दुनिया तब पूरी तरह बिखर गई जब माँ को मामूली सा बुखार हुआ, जो दिन पर दिन बिगड़ता गया, और एक दिन उन्होंने आखिरी सांस ले ली। माँ की मौत के बाद सब मुझे दिलासा देते थे कि भैया तुम्हारा ख्याल रखेंगे, लेकिन वक्त ने कुछ और ही लिखा था। माँ के जाने के कुछ ही दिन बाद भैया का रवैया बदल गया था। मैं माँ से बहुत जुड़ी हुई थी। वही मुझे सुलाती थी, खाना खिलाती थी, स्कूल भेजती थी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। भैया सुबह कॉलेज जाते, फिर ट्यूशन पढ़ाने निकल जाते। मैं अकेली घर में रह जाती थी। कभी कभी मोहल्ले की सहेलियों के साथ खेलने चली जाती। शाम को जब भैया आते, गुस्से में मुझे डांटते, घर में क्यों नहीं रहती, सारा दिन रोती क्यों हो, अब बड़ी हो रही हो, माँ की तरह बनो। धीरे धीरे उन्होंने मेरा स्कूल छुड़वा दिया और घर के कामों में लगा दिया। शुरू में तो वो बाहर से खाना ले आते थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा, अब खुद खाना बनाना सीखो, कब तक मैं बाहर से लाऊंगा। एक आंटी से उन्होंने कह दिया था कि वो मुझे खाना बनाना सिखाएं। मेरी उम्र खेल कूद और पढ़ाई की थी, लेकिन मेरे हाथों में अब चाकू, बेलन और कढ़ाई थी। धीरे धीरे मैंने खाना बनाना सीख लिया, और यहीं से मेरी ज़िंदगी की रसोई शुरू हुई, जो कभी ख़त्म नहीं हुई। अपने नन्हे हाथों से चूल्हा जलाना, जलना, फिर भी रोटियां बेलना, यही मेरा बचपन था। घर की एक एक जिम्मेदारी मैंने बहुत कम उम्र में अपने कंधों पर उठा ली थी। कई बार उंगलियां जल गई, कई बार आटा बेलते बेलते आंखों से आंसू बह निकले, मगर मैंने कभी शिकायत नहीं की। रोटियां गोल नहीं बनती थी, मगर जो भी बनती थी प्यार से भैया को परोस देती थी। मेरे भैया, जो अब पहले जैसे नहीं रहे थे, उनके भीतर कोई अपनापन नहीं बचा था। उन्हें न मेरी तकलीफ दिखती थी, न मेरी ज़रूरतें। उन्हें बस अपनी पढ़ाई, नौकरी और जिम्मेदारियों की चिंता थी। उन्हें लगता था मैं पैसा कमाता हूँ, घर में राशन आता है, बहन को 2 वक्त की रोटी मिलती है, बस इतना ही काफ़ी है। उन्हें कभी यह महसूस नहीं हुआ कि उनकी बहन भी एक लड़की है, जिसके सीने में भी कुछ ख्वाहिशें पलती हैं, जो नए कपड़ों की, साज सज्जा की, बाहर की दुनिया देखने की, हंसी खिलखिलाने की चाह रखती है, हंसी खिलखिलाने की चाह रखती है। लेकिन मुझे इन सब का कोई हक नहीं मिला। वक्त यूं ही चुपचाप गुजरता रहा। मैं धीरे धीरे 21 साल की हो गई थी, और इन सालों में मेरी भूमिका एक घरेलू नौकरानी से भी ज़्यादा नहीं रही थी। मैं चुपचाप घर के हर काम को अंजाम देती रही। भैया ने साफ हिदायत दी थी कि मैं घर से बाहर ना निकलूं, न किसी को अंदर आने दो। मैं हमेशा उनका सम्मान करती थी, कभी उनका विरोध नहीं किया। मगर बदले में मुझे क्या मिला? अपेक्षा, खामोशी और तिरस्कार। फिर एक दिन उन्होंने बताया मैं शादी कर रहा हूँ,
लड़की मैं खुद पसंद कर चुका हूँ। मैं खुश हो गई। लगा अब इस घर में एक साथी मिलेगा, कोई जिससे बात कर सकूं, हंस सकूं, दिल की बातें बांट सकूं। मैंने सोचा भैया की शादी धूमधाम से होगी, मैं भी तैयारियां करूंगी, बाहर निकलूंगी, जीवन में थोड़ा रंग आएगा। मगर मेरे सारे सपनों पर पानी फिर गया। भैया बिना किसी सूचना के एक दिन वरमाला पहने हुए एक लड़की को घर ले आए। वो मेरे होने वाली भाभी नहीं, पहले से विवाहित भाभी थी। उन्होंने मंदिर में शादी कर ली थी, सारे संस्कार वहीं संपन्न कर लिए थे। मैं अवाक रह गई, मेरी आंखों में आंसू भर गए। मैंने पूछा, भैया आपने इतनी सादगी से शादी क्यों की? एक बहन होते हुए भी आपने मुझे शामिल क्यों नहीं किया? भैया बोले, तुम्हारी भाभी को कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्यों है? अब ये तुम्हारी भाभी है, इसका पूरा ध्यान रखना और कोई शिकायत मत करना। मैं खामोश हो गई। मैंने खुद को समझाया, अब तो भाभी आ गई हैं, शायद अब माहौल बदलेगा। मगर जो हुआ वो और भी दुखद था। भाभी का व्यवहार भैया से भी कठोर निकला। वो मुझसे बहुत कम बात करती, ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में बिताती। घर के कामों से उनका कोई लेना देना नहीं था और जब उनके मायके वाले आते तो उनके स्वागत सत्कार का पूरा बोझ मुझ पर होता। मैं दिन रात काम में पिसती रही। भाभी तो किसी मेहमान के सामने यह तक नहीं बताती थी कि मैं उनकी ननद हूँ। वह सबके सामने कहती, ये तो बस घर का काम संभालती है, नौकरानी जैसी है। मुझे बहुत ठेस पहुँचती, लेकिन भैया सब देखते हुए भी कुछ नहीं कहते। एक दिन मैं टूट गई। भैया अब मुझसे नहीं होता, घर का काम बोझ बहुत ज़्यादा हो गया है। भाभी कोई मदद ही नहीं करती। भैया का चेहरा सख्त हो गया। वो गुस्से से बोले, क्या अब तुम अपनी भाभी की शिकायत करने लगी हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें नहीं दिखता उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती? और पहले तुम अकेले ही तो सारा काम करती थी, अब क्या फ़र्क पड़ गया है? मेरे दिल में जैसे कुछ चटक गया। मैं कुछ कहना चाहती थी मगर उन्होंने हाथ उठाकर रोक दिया और कहा, हर घर की यही कहानी है, बहनें बहुओं को नौकरानी समझती हैं, तुम भी अब वही करने लगी हो। और मैं चुप हो गई क्योंकि अब मेरे पास कहने को कुछ बचा नहीं था। अगर तुम्हें अब इस घर का काम बोझ लगने लगा है तो मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए कोई इंतजाम करता हूँ। भैया के इन शब्दों ने मेरे दिल को चीर दिया। आंखों में आंसू भर आए। उस रात मैं सो नहीं सकी, करवटें बदलती रही और माँ पापा की यादों में डूबी रही। और फिर भैया ने वाकई मेरा बंदोबस्त का फैसला कर लिया। भाभी ने मुझे घर से हटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनका बर्ताव शुरू से ही अजनबियों जैसा था। कोई काम हो तभी बात होती, वरना एक ही छत के नीचे रहते हुए भी मैं उनके लिए जैसे अदृश्य थी। भाभी ने धीरे धीरे भैया के कान भर दिए थे, जितनी जल्दी हो सके अपनी बहन को ससुराल भेज दो। भैया भी अब उनकी बातों में आ चुके थे। बहन से दूरी तो जैसे उन्हें पहले दिन से ही मंजूर थी। और फिर एक दिन उन्होंने मेरी शादी तय कर दी। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, शादी तो एक न एक दिन होनी ही थी। मगर मुझे यह महसूस हो रहा था कि मुझे इतनी दूर इसलिए भेजा जा रहा है ताकि इस घर से पूरी तरह अलग कर दिया जाए। शादी हुई और मैं विदा होकर सुरेश अपने पति के घर आ गई। मन में एक ही उम्मीद थी, अब शायद एक नया जीवन शुरू होगा जिसमें मुझे अपनापन, सुकून और प्यार मिलेगा। सुरेश का परिवार बहुत छोटा था। उनके भाई शादीशुदा थे और अपने अपने घरों में रहते थे। घर में सास ससुर नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते मुझे एहसास हुआ कि यहाँ भी मेरी किस्मत कुछ बेहतर नहीं थी। सुरेश का स्वभाव बेहद चिड़चिड़ा और गुस्सैल था। छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते। कभी खाने में मिर्च तेज हो गई तो चीखते, कभी कपड़ों पर हल्का सा दाग रह गया तो अपमानित करते। मैं चुपचाप सब सुनती रहती, जवाब नहीं देती। शादी के कुछ ही महीनों बाद मुझे यह भी समझ आ गया कि यह घर सिर्फ बाहर से सुंदर है, भीतर से बिल्कुल खाली। भैया और भाभी ने मुझे कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि मैं किस हाल में हूँ। ना कोई फ़ोन, ना कोई संदेश। मुझे लगा था कि कम से कम भाई तो मेरी चिंता करेगा, मगर अब मैं उसके लिए अतीत बन चुकी थी। इस घर में हर सुविधा थी, लेकिन अपनेपन की कमी थी।
सुख सुविधाएं भी बेगानी लगती। और तभी एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह खबर मेरे लिए उम्मीद की किरण थी। मैंने सोचा अब शायद सब बदल जाएगा, शायद मेरा पति मुझे समझेगा, मुझे अपनाएगा। मगर नहीं, सुरेश का बर्ताव जरा भी नहीं बदला। वो पहले जैसा ही था, कठोर, रुखा और हिंसक। वो अपनी हर नाराज़गी मुझ पर उतारते। उन्हें अपने गुस्से पर काबू नहीं था और मैं उनकी पंचिंग बैग बन चुकी थी। लेकिन उस रात ने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रात काफ़ी हो चुकी थी। वो घर लौटे तो उनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें थी। मैं समझ गई कि कुछ गलत हुआ है। शायद ऑफिस में मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। उन्होंने तेज आवाज़ में कहा, पानी लाओ। मैं जल्दी से गिलास लेकर उनके पास पहुंची, लेकिन मेरे हाथ कांप गए और गिलास हाथ से छूटकर गिर पड़ा। पानी उनके कपड़ों पर छलक गया। वो बौखला उठे, गुस्से से आग बबूला हो गए और बिना एक पल गवाए मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मैं कांप गई, डरते डरते बोली, माफ़ कीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं अभी दूसरा पानी ले आती हूँ। मगर उन्होंने मुझे बालों से पकड़ लिया। उनकी आंखों में जहर उबल रहा था। वो चिल्लाए, तो मुझे गुस्सा दिलाती ही क्यों हो? तुम्हें तमीज़ नहीं है? मैंने कांपते हुए आवाज़ में बोला, मेरे बाल छोड़ दीजिए प्लीज़। मैंने कांपती आवाज़ में सफाई दी, मगर उनके अंदर का गुस्सा मानो लावा बन चुका था। उन्होंने बिना कुछ सुने एक और तमाचा मेरे गाल पर दे मारा। फिर चीखते हुए बोले, जुबान चला रही हो मेरे सामने? अब और नहीं सहूँगा मैं तुझे। मैं सिसकती रही, नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही, मुझे माफ़ कर दीजिए। मगर वो मुझे ढकेलते हुए पास पड़ी मेज़ की तरफ बढ़े। बैग खोला और कुछ कागजात निकाले। इन पेपर्स पर साइन कर दे, मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ। मेरे कानों ने जैसे यकीन ही नहीं किया। मैं उन्हें फटी फटी निगाहों से देखने लगी। क्या तलाक? मेरे होठ काँप रहे थे। मैंने ऐसा क्या किया कि आप मुझे इस हद तक सज़ा दे रहे हैं? मैंने रोते हुए पूछा। उन्होंने घृणा से मेरी ओर देखा और बोले, तू एक गंवार और बेकार औरत है। न तुझ में तमीज़ है, न तालीम, ना तू मेरे लायक है और ना ही मेरे घर के काबिल। हर काम में गलती करती है। तुझे झेलना अब मेरे बस से बाहर है। मैं उनके पैरों में गिर पड़ी। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मैं कहाँ जाऊँगी? मेरी तो कोई जगह नहीं है। मगर उन्होंने मुझे झटकते हुए कहा, वहीं लौट जा जहाँ से आई थी, अपने भाई के घर। वैसे भी उसने ही तो तुम्हें मेरे सिर पर थोप दिया था। उनकी आवाज़ में नफरत थी। उन्होंने आगे कहा, मैं बहुत पहले से तलाक का सोच रहा था। आज वकील के पास से पेपर लेकर आया हूँ। मैंने साइन कर दिए हैं, अब तू भी कर दे। मैंने मना किया, मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं कैसे साइन कर सकती हूँ? लेकिन वो नहीं रुके। मार पीट की, डराया धमकाया और आखिरकार जबरन मेरे हाथ से दस्तखत करवा लिए। जब कागजों पर मेरा नाम उकेर दिया गया तो मेरी पहचान ही मिटा दी गई। फिर उन्होंने वो कागजात समेटे, दरवाज़ा खोला और मुझे धक्का देकर घर से बाहर फेंक दिया। निकल जा और अब कभी वापस मत आना। मैं सड़क पर गिर पड़ी। गर्भ में पल रहा मेरा बच्चा जैसे उस गिरावट में भी मुझसे लिपट रहा था। मेरे आंसू बहते रहे, पलकों से, दिल से, आत्मा से। आधी रात थी, चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। अंधेरे और खामोशी ने मिलकर एक डरावनी चादर ओढ़ ली थी। कभी कभी कोई वाहन दूर से गुजरता तो उसकी रोशनी कुछ पल के लिए मुझे दिखती, फिर अंधेरा घेर लेता। कुछ कुत्ते दूर भौंकते, कुछ नशे में डूबे लोग सड़क किनारे पड़े थे। किसी को मेरी तकलीफ से कोई वास्ता नहीं था। मैं बस अड्डे के एक कोने में बैठ गई, पसीना से भीगी। हथेलियों में तोड़े मुड़े कुछ नोट थे, वही जो मैंने मुश्किल से बचाए थे। वक्त कटता ही नहीं था। 3 घंटे बीत गए और बस का कोई अता पता नहीं था। हर आवाज़ डर बनकर मुझ तक आती थी। डर, भूख, दर्द और वहशत, ये चारों मेरे साथ थे। और सबसे बड़ा सच, मैं अकेली थी। मेरे पति ने मुझे इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि मैं उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। उन्होंने कभी यह नहीं देखा कि मैंने अपने दिल से उनकी सेवा की और मैं उनकी संतान को जन्म देने वाली थी। उनका दिल एक बार भी नहीं पसीजा। उन्होंने मुझे सिर्फ नकारा कहकर
रात के अंधेरे में बेसहारा छोड़ दिया। आधी रात का वो पल मैंने अपने पति के साथ पूरे 10 महीने बिताए थे। हर सुख दुख में उनका साथ दिया, हर ताना चुपचाप सुना, हर गलती का इल्ज़ाम सहा, यहाँ तक कि उनके पैरों में झुककर माफ़ी भी मांगी। फिर भी उन्होंने मेरी ममता की कोख पर भी रहम नहीं किया। जिस समय मैं उनकी संतान को जन्म देने वाली थी, उन्होंने मेरी ज़िंदगी से अपना नाम तक मिटा दिया। उस रात उन्होंने तलाक के कागज़ मेरे सामने फेंके, जबरन दस्तखत करवाए और मुझे घर से निकालकर बाहर किया। मैं उनके सामने गिड़गिड़ाई थी, कृपया मुझे मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन उनके चेहरे पर जरा भी तरस नहीं था। उन्होंने मेरी आंखों में आंसू नहीं देखे, ना ही मेरे कांपते होठों की कपकपी को महसूस किया। दरवाज़ा मेरे सामने बंद हुआ और मेरी दुनिया का एक और दरवाज़ा हमेशा के लिए मुझसे छीन गया। मैं एक गर्भवती औरत थी जिसके पेट में उसका बच्चा पल रहा था और हाथ में कोई सहारा नहीं था। मेरा मायका बहुत दूर था। वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे रास्ते का पता नहीं था, न जेब में किराया था। जिस शहर में मैं थी उसे मैं जानती ही नहीं थी, क्योंकि मेरे पति ने मुझे कभी बाहर पैर रखने ही नहीं दिया था। मैं तो जैसे एक पिंजरे की चिड़िया थी जो अब अचानक जंगल में छोड़ दी गई थी, बिना दिशा, बिना आश्रय, बिना उड़ान। रात के अंधेरे में मैं उस वीरान गली में अकेली खड़ी थी, सिसकियों में डूबी, लाचार, टूटी हुई। हर चिल्लाहट मेरे गले में ही घुट रही थी। कोई दरवाज़ा नहीं खुला, कोई आवाज़ नहीं आई। हर ईंट, हर खिड़की और हर दीवार खामोश थी, जैसे सबने मेरी तकलीफ से नज़रें फेर ली हो। करीब 1 घंटे तक मैं उस बंद कमरे के सामने बैठी रही, बार बार सोचती रही कि कहाँ जाऊँ। जिंदगी में मायका एक सपना था और ससुराल अब एक कैद बन चुकी थी जो तोड़ दी गई थी। उसी वक्त एक बूढ़ा पड़ोसी जो शायद अपनी दुकान से लौट रहा था, मुझे यूं टूटा बिखरा देखकर ठहर गया। उसकी आंखों में एक छड़ी करुणा थी। उसने मेरी हालत देखी और बोला, बेटी ये कुछ पैसे ले लो, सुबह होते ही किसी बस में बैठकर अपने मायके निकल जाओ। उसने मुझे यही कोई 3-4 हज़ार रुपए दिए, जो उस रात मुझे अमूल्य खजाने की तरह लगे। मैं कांपती टांगों और थरथराते जिस्म के साथ बस अड्डे की ओर निकल पड़ी, पसीने से भीगा बदन और मन में डर की लहरें। ये पहली बार था जब मैंने अकेले रात में बाहर कदम रखा था। हर कदम के साथ लगता था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, मगर पीछे मुड़ती तो अंधेरे के सिवा कुछ नहीं होता। हर सड़क सुनसान थी, हर गली ने जैसे मुझसे मुंह फेर लिया था। कभी कभी कोई वाहन गुजरता या दूर किसी आवारा कुत्ते की आवाज़ आती। बस यही मेरी रात की साथी थी। मेरे पास एक हल्का सा दुपट्टा था जो मेरी कांपती देह को ठीक से ढक भी नहीं पा रहा था और ठंड में पसीने से भीगे बदन को जकड़ लिया था। लेकिन मैं फिर भी चल रही थी, क्योंकि अब पीछे लौटने को कुछ नहीं बचा था। मेरी कहानी किसी उपन्यास की कल्पना नहीं थी, बल्कि उन असंख्य औरतों की सच्चाई थी जो उम्र भर रिश्तों में अपनी जगह ढूंढती रहती हैं और अंत में सड़कों पर अकेली छोड़ दी जाती हैं। अंधेरे में एक अनजान रोशनी, काफ़ी देर इधर उधर भटकते और दिमाग पर जोर डालने के बाद आखिरकार मुझे उस पड़ोसी द्वारा बताया गया बस अड्डे का रास्ता याद आ गया। लड़खड़ाते कदमों से किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैं उस दिशा में बढ़ी और थोड़ी ही देर बाद मैं एक वीरान से बस अड्डे पर खड़ी थी। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, ना कोई रोशनी, ना कोई इंसान, ना ही कहीं से किसी गाड़ी या बस के आने की आहट। मैंने अपने कदम वहीं रोके ही थे कि अचानक मेरे पेट में तेज झटका सा दर्द उठा, इतना तीखा कि मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गई। दोनों हाथ पेट पर रखे थे और चेहरा दर्द से तमतमाया हुआ था। मैं समझ चुकी थी अब वक्त आ चुका है। गर्भ के 9 महीने अब सैलाब की तरह फूटने को तैयार थे, मगर उस सैलाब के बीच कोई नाव, कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। पिछले कई घंटों से लगातार चलने की वजह से गला सूख गया था, सांसें उखड़ रही थी और नज़र धुंधला रही थी। मैं जानती थी बच्चे की पैदाइश अब दूर नहीं। रात के करीब 2 बज चुके थे। चारों ओर घुप अंधेरा। बस अड्डे की एकमात्र बल्ब की रोशनी कभी जलती कभी बुझती, मानो वो भी
मेरी तरह टूटने को तैयार थी। मैंने एक और दर्द की लहर महसूस की, इतनी तीखी कि एक चीख खुद ब खुद मेरे मुंह से निकल गई। मेरी वो चीख बस अड्डे के एक कोने में लेटे किसी नशेड़ी की नींद तोड़ चुकी थी। मैं ज़मीन पर गिरने वाली ही थी कि वो लड़खड़ाता हुआ मेरे पास आया और मुझे थाम लिया। डर और शर्म दोनों ने मुझे जकड़ लिया था। आधी रात, वीरान बस अड्डा और एक अजनबी मर्द। कहीं कोई गलत ना समझ ले, कहीं मैं बदचलन या भटकी हुई औरत ना समझी जाऊं। लेकिन उस वक्त मेरे पास सोचने की ताकत नहीं बची थी। मैं तो सिर्फ जीना चाहती थी, अपने बच्चे को सलामत इस दुनिया में लाना चाहती थी। बहन जी, आप ठीक है? उस युवक की कांपती हुई आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैंने थकी हुई भीगी आंखों से उसकी तरफ देखा। वो करीब 30-35 साल का होगा, एकदम दुबला, चेहरा धंसा हुआ, जैसे भूख और लत ने उसकी जवानी छीन ली हो। उसके कपड़े मैले थे, बदन में पसीने और मिट्टी की बू आ रही थी, मगर उसकी आंखों में मेरे लिए एक सच्चा डर और चिंता साफ दिख रही थी। मैं कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि उसी पल दर्द की लहर ने फिर से मुझे बेहोश कर दिया। मैं ज़मीन पर गिर चुकी थी और वो लड़का घबरा गया था। वो कुछ देर वहीं खड़ा हिचकिचाता रहा, शायद खुद से लड़ता रहा। फिर एक झटके में दौड़ा और एक गंदी सी बोतल में कहीं से पानी लाया। उसने मेरे चेहरे पर पानी छींटा और थोड़ी ही देर में मैं फिर से होश में आ गई। उसने सकुचाते हुए कहा, हिम्मत रखिए बहन जी, सब ठीक हो जाएगा, आप अकेली नहीं हैं। मैंने अपनी भीगी आंखों से उसकी तरफ देखा। वो मेरे दर्द को समझ चुका था। कुछ ही देर में वो अपने एक दोस्त को उठा कर ले आया। वो भी वैसा ही नशे में चूर, पर आंखों में इंसानियत लिए हुए। दोनों ने मिलकर मुझे संभाला और मेरे लिए कुछ मदद जुटाने की कोशिश शुरू की। उस अंधेरे में जब सारी दुनिया सो रही थी, एक टूटी हुई औरत की चीख ने 2 टूटे हुए मर्दों को जगा दिया था। एक अजनबी का सहारा। शुरुआत में तो उसका दोस्त मुझे देखकर चौंक गया था, लेकिन हालात की गंभीरता को समझने में उसे देर नहीं लगी। उसने तुरंत अपने दोस्त से कहा, इस औरत की हालत बहुत नाजुक है, इसे हमें अस्पताल ले जाना होगा। मगर रात के इस पहर किसी वाहन का मिलना आसान नहीं था। वक्त के साथ साथ मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था। मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, मगर पीड़ा अब हदें पार कर चुकी थी। चीखें रोकने की कोशिश तो की, लेकिन अब वो मेरे बस में नहीं थी, क्योंकि मेरा बच्चा आने वाला था। तभी वो लड़का मेरे पास आया और बोला, बहन जी हिम्मत रखिए, मैं अभी कोई गाड़ी लेकर आता हूँ। कुछ ही मिनटों में वो एक पुराना लोडर रिक्शा लेकर लौट आया, जो उसके एक दोस्त का था, जो दिन भर मेहनत करता और रात को नशे में डूब जाया करता था। अब मेरे सामने कोई विकल्प नहीं था। मैं शर्म और दर्द से टूट चुकी थी, लेकिन उस वक्त मेरी मदद के लिए वही एक इंसान था, जो मुझे रिक्शा में बिठाने में एक दोस्त की मदद ले रहा था। रिक्शा जगह जगह रुक रहा था, क्योंकि वो काफ़ी जर्जर हालत में था। सड़कें टूटी हुई थी और हर उछाल मेरे दर्द को और बढ़ा रहा था। मेरे कपड़े पहले ही फटे हुए थे, अब हालात और भी बदतर होती जा रही थी। दर्द के मारे मेरा शरीर काँप रहा था और उस अजनबी लड़के की आवाज़ मुझे बार बार हिम्मत दे रही थी। वो एक माँ की तरह तसल्ली दे रहा था। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, जबकि मेरा दिल शर्म से गढ़ रहा था। अजनबी जो फरिश्ता बन गया। मेरे पति को मेरी हालत की खबर थी, लेकिन ना उसे मेरी परवाह थी, न अपने आने वाले बच्चे की। उसने तो मुझे तलाक देकर सड़क पर छोड़ दिया था। रिक्शा अस्पताल के गेट पर रुका। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं होश खो बैठी। उन्हीं अजनबियों ने मुझे स्ट्रेचर पर डाला और अंदर लेकर दौड़े। जब होश आया तो मैं एक अस्पताल के कमरे में थी। तेज रोशनी, मशीनों की आवाज़ें, नर्सों का भाग दौड़ और एक बेचैन लड़का, वही लड़का जो मेरी जान बचाने के लिए अब भी दरवाजे के पास खड़ा था। घबराहट में अपने हाथ मलते हुए, पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है, एक नर्स बोली और डॉक्टर को बुलाने दौड़ पड़ी। मैं सब देख रही थी, लेकिन खुद कुछ कर पाने में असमर्थ थी। उसका नाम नहीं, पर एहसान हमेशा याद रहेगा। डॉक्टर आए, एक युवा और गंभीर डॉक्टर। उन्होंने हालात का जायजा लिया
और तुरंत कहा, ऑपरेशन करना होगा, मामला गंभीर है। मगर मेरे साथ कोई रिश्तेदार नहीं था, इसीलिए उस अजनबी लड़के ने ही मेरे बच्चे के पिता के स्थान पर ऑपरेशन की अनुमति पर दस्तखत किए। दर्द अब असहनीय हो चुका था। थोड़ी ही देर में ऑपरेशन शुरू हुआ और जब मुझे होश आया, मेरे सीने पर एक नन्ही सी परी थी। उसे देखते ही मेरी आंखों से आंसू बह निकले। वो मासूम मेरी जान थी, लेकिन किस्मत का इतना बड़ा बोझ लेकर आई थी। फिर भी वही अब मेरी हिम्मत थी, मेरी ताकत। मैंने उसे सीने से लगाया और ऐसा लगा कि मेरी सारी पीड़ा किसी पल में ख़त्म हो गई हो। शब्द कम थे, एहसास बहुत। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और वही अजनबी लड़का कमरे में दाखिल हुआ। वो झिझक रहा था, उसने नज़रें झुकाई हुई थी। उसने बस मेरा हाल पूछा और उसकी बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। मेरे लिए वो इंसान अब सिर्फ एक अजनबी नहीं रहा था, वो उस घड़ी में मेरा रक्षक, मेरा फरिश्ता बनकर आया था। जब सबने साथ छोड़ दिया था, नर्स आई और बिल थमाया। उसने चुपचाप जेब से पैसे निकाले और सारा खर्च अदा कर दिया। मैं उसे हैरानी से देखती रह गई। भैया, आप ये सब क्यों कर रहे हो? मेरे सवाल पर वो कुछ पल खामोश रहा, फिर बिना कुछ बोले बस हल्की सी मुस्कान देकर बाहर निकल गया। कुछ रिश्ते खून के नहीं, ज़रूरत के होते हैं। उस दिन मैंने माना कि हर मददगार कोई अपना नहीं होता और हर अजनबी बेगाना नहीं होता। उसका नाम तक नहीं जानती थी, लेकिन उसका एहसान जीवन भर नहीं भूल पाऊंगी। समय बीतता गया, मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बेटी का क्या होगा, लेकिन मैं यह भी भूल गई थी कि जिसने मुझे बेटी दी है वही उसका भाग्य भी लिखेगा। मैंने 2 दिन अस्पताल में गुजारे, लेकिन वो युवक शुभम एक पल के लिए भी मेरी आंखों से बोझल नहीं हुआ। उसने अपना नाम सिर्फ शुभम बताया था। वो मेरा बहुत ध्यान रख रहा था, बिना कहे मेरी हर ज़रूरत पूरी कर देता। वो रोज़ आता, दवाइयाँ लाता, कभी कभी मेरी बेटी के लिए दूध और मेरे लिए फल भी ले आता। उसका हर काम यही जताता कि शायद ऊपर वाले ने उसे मेरी मदद के लिए भेजा है। मैं उसके बारे में जानना चाहती थी, क्योंकि अब मेरी बेचैनी बढ़ने लगी थी। वो न तो घर जाता और न ही मुझसे कुछ साझा करता था। मैंने एक दिन पूछ ही लिया, तुम कौन हो? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? उसने बस हल्की सी मुस्कान दी और चुपचाप बाहर चला गया। मैं समझ गई कि वो कुछ नहीं बताना चाहता, लेकिन उसकी आंखों में मुझे कोई गहरी पीड़ा छिपी नजर आती थी। कई बार मैंने उसे चुपचाप रोते देखा था। यह पहली बार था जब मैंने किसी पुरुष को यूं टूटकर रोते हुए देखा था। वो मेरे भाई और पति से बिल्कुल अलग था। तीसरे दिन डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन मेरी सबसे बड़ी परेशानी थी, अब जाऊं तो कहाँ? मेरी उलझन देख शुभम ने मुझे दिलासा दिया, बहन जी चिंता मत करो, मेरे मोहल्ले में एक बुजुर्ग माँ जी अकेली रहती हैं। मैंने उनसे बात कर ली है, वो किराए पर कमरा देने को तैयार हैं। यह सुनकर मेरी आंखें भर आई। एक अजनबी होकर भी शुभम भैया मेरे लिए हर मोड़ पर मददगार साबित हो रहे थे, बिना किसी स्वार्थ के। मेरे अपने सगे संबंधी तक मेरे दर्द को समझ नहीं पाए थे, लेकिन एक अनजान इंसान हर रोज़ मेरी चिंता कर रहा था। मैंने अपनी बेटी को सोते हुए देखा और उसी पल ठान लिया, उसकी ज़िंदगी को संवारने की जिम्मेदारी मेरी है। इस दुनिया में उसके लिए मैं ही सब कुछ हूँ। अस्पताल से निकलते वक्त शुभम मेरे साथ थे। उन्होंने रिक्शा रोका और हम एक तंग गली में पहुँचे। वहाँ कच्चे मकान, गंदी दीवारें, टूटी खिड़कियाँ और मिट्टी में खेलते बच्चे थे। वो मुझे एक पुराने दरवाजे पर लेकर पहुँचे। दरवाज़ा टूटा हुआ था, लेकिन उनके साथ होने से मैं खुद को महफूज महसूस कर रही थी। अंदर एक बुजुर्ग महिला चारपाई पर बैठी थी। उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ थीं। नमस्ते माँ जी। शुभम ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। वो उन्हें उठने से मना कर रहे थे। बेटा, यही बहू रानी है? माँ जी ने पूछा। उनका यह सवाल सुनकर मैं सन्न रह गई। वो मुझे शुभम की पत्नी समझ रही थी। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि शुभम भैया ने मुझे आंखों से चुप रहने का इशारा किया। माँ जी ने मुझे ऊपर से नीचे देखा। शर्म के मारे मेरी नज़रें झुक गई। उन्होंने कहा, चलिए अंदर आ जाइए। वो मुझे एक कमरे में ले गई।
कमरा पुराना था, दीवारों की पलस्तर उखड़ी हुई थी, लेकिन सब कुछ तरीके से सजा था। उनका व्यवहार मेरे लिए बहुत अपनापन लिए हुआ था, लेकिन मेरे लिए वो छोटा सा कमरा किसी महल से कम नहीं था, क्योंकि वहाँ मुझे कुछ पल की शांति और सुरक्षा मिली थी। कांपती हुई आवाज़ में मैंने उस बुजुर्ग औरत से कहा, माँ जी, मैं बस अपनी बेटी के साथ एक सुकून भरी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। मेरी बात सुनते ही वो मुझे अपने गले से लगाकर बोली, बेटी, अब ये घर तेरा है। अगले ही दिन वो मुझे किसी पास के एक बड़े से बंगले में ले गई, जहाँ मुझे खाना पकाने और बर्तन साफ करने की नौकरी मिल गई थी। मालकिन ने तनख्वाह भी अच्छी तय की थी और यूँ मेहनत की एक नई सुबह मेरी ज़िंदगी में शुरू हुई। मैं सुबह सवेरे काम पर निकल जाती और अपनी नन्ही बेटी को उस दयालु वृद्धा के पास छोड़ जाती, जो मेरी तरह ही उसका ध्यान रखती थी। दिन भर खुद को काम में डुबो लेती ताकि मेरी बच्ची को किसी भी चीज़ की कमी ना महसूस हो, मगर फिर भी जगह जगह नज़रों का जहर मेरा पीछा करता रहा। जब काम से लौटती तो रास्ते में कुछ आवारा लड़के छींटाकशी करते, सीटी बजाते, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि अब मैं सिर्फ अपनी नहीं, अपनी बेटी की भी जिम्मेदारी उठाए हुए थी। वो वृद्धा अब अकेली नहीं थी। मेरे आने से उनका जीवन और भी बेहतर हो गया था। मैं घर के सारे काम संभाल लेती और वो मेरी बेटी को कभी कभी शुभम भैया भी मिलने आ जाते, जो पड़ोस में रहते थे और पहले भी मेरी मदद कर चुके थे। एक शाम जब मैं थकी हारी घर लौटी तो दरवाजे पर पड़ा एक लिफाफा मेरी नज़र में आया। उस पर कुछ शब्द लिखे थे। जैसे ही उन्हें पढ़ा मेरा दिल कांप उठा। क्या उसे अब भी मेरी खबर है? एक खत मेरे पति की तरफ से था। लिखावट और शब्दों से साफ था कि वो अब भी मुझ पर नज़र रख रहा था। आंखों से आंसू बह निकले। मैं अंदर भागी और अपनी बच्ची को सीने से लगा लिया। मैं ही उसका एकमात्र सहारा थी और वो मेरी जीने की वजह। दिन बीतते गए, लेकिन हर नया दिन एक नई परीक्षा लेता। सूरज उगने से पहले मैं घर से निकल जाती और पसीने से तरबतर होकर शाम को लौटती, मगर अब मोहल्ले की औरतें भी फुसफुसाने लगी थीं। उनकी नज़रों में भी सवाल और ताने थे। मर्द तो घूरते ही थे, लेकिन औरतें भी अब मुझे अलग नज़रों से देखने लगी थी। कई बार मन करता कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, मगर मैं खामोश रही, क्योंकि मुझे अपनी बच्ची की ज़िंदगी संवारनी थी। मैं उसे मजबूत बनाना चाहती थी, एक ऐसी लड़की जो किसी पर निर्भर ना हो, जो खुद के फैसले ले सके, जो ज़िंदगी के हर तूफान से खुद लड़ सके। फिर एक दिन जब मोहल्ले के कुछ लड़के रास्ता रोककर मुझे तंग करने लगे, तो शुभम भैया एक फरिश्ते की तरह आ गए। उन्होंने उन लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर मारा और मुझे गुस्से से बोले, तुम मेरी बहन जैसी हो, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। आज किसी ने बिना मांगे मेरा साथ दिया था। एक और तूफान मेरी ज़िंदगी में आ गया। काम से लौटते वक्त दरवाजे पर एक अजनबी खड़ा था। उसके हाथ में एक कागज़ की चिट्ठी थी, जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। वो मेरे पति की तरफ से भेजा गया नोटिस था, जिसमें धमकियों और तानों से भरे शब्द लिखे थे। भाई जैसा कोई नहीं। वो रात मैंने एक पल भी आंखें बंद किए बिना गुजारी थी, लेकिन अगली सुबह उससे भी बड़ी आजमाइश लेकर आई थी। जब मैं माँ जी के साथ बाजार गई हुई थी, तभी कुछ अजनबी मर्दों ने मुझे जबरन गाड़ी में खींचने की कोशिश की। मैं समझ चुकी थी कि ये सब मेरे पति की चाल थी, लेकिन माँ जी ने बिना घबराए लोगों से मदद ली और मुझे उस हादसे से बचा लिया। कुछ दिन बाद एक रात जब बेरोक बारिश जोर पकड़ चुकी थी, तो घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। घर की सुई 10 बजा रही थी और बाहर खूब अंधेरा था। माँ जी और मैं दोनों सिहर गए थे, कहीं फिर से कोई खतरा तो नहीं। मैंने खुद को मजबूत किया और डरते डरते दरवाज़ा खोला। सामने शुभम भैया खड़े थे, पूरे भीगे हुए, हाथ में मेरी दवाइयाँ और कुछ फल लिए हुए थे। उनके चेहरे पर वही गंभीर और सुकून भरा भाव था, जिसे देखकर मेरा डर धीरे धीरे कम हो गया। वह घर में आकर माँ जी के पास बैठ गए। हम सब कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, भैया
आप ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हैं? वो हल्के से मुस्कुराए, लेकिन उनकी नज़रें झुक गई। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, कुछ दुख ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद किसी और का दर्द समझा देते हैं। मैं कुछ समझ नहीं पाई थी, लेकिन उन्होंने खुद ही अपनी बीती जिंदगी का पन्ना खोल दिया। मैं भी कभी एक भरे भूरे परिवार का हिस्सा था। माँ, पापा और मेरी एक छोटी बहन जो मेरी जान थी। पापा मजदूरी करते थे। एक दिन काम के दौरान छत गिर गई और वो नहीं रहे। माँ ने ये सदमा सहा नहीं और कुछ महीनों बाद वो भी चली गई। सिर्फ मैं और मेरी बहन रह गए। उनकी आवाज़ काँप रही थी, आंखें गीली थी। उन्होंने आगे कहा, मैं कम उम्र था, फिर भी जी तोड़ मेहनत करता था। मेरी बहन को रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया गया था। मैं हर रोज़ मजदूरी करता, पैसे बचाकर उसके लिए भेजता, लेकिन दुनिया जल्द थक जाती है। रिश्तेदारों ने मेरी मासूम बहन को कुछ समय बाद बेच दिया। मैंने दर दर भटक कर उसे ढूंढने की कोशिश की, पुलिस से भी मदद मांगी, मगर उन्होंने मुझे धक्के देकर भगा दिया। उसी दर्द ने मुझे शराब और नशे का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा, उसी हाल में, उसी लाचारगी में, तो मुझे अपनी बहन की आंखें याद आ गई। मैं तुम्हें कभी उस अंधेरे में नहीं गिरने दूंगा जिसमें मेरी बहन को खो दिया था। उनकी बातों ने माँ जी को भी झकझोर दिया और मैं खुद को रोक न सकी। आंखों से आंसुओं की धार बह चली। एक अजनबी जो खून का रिश्ता नहीं रखता था, मगर भाई जैसा बनकर हर कदम पर मेरा सहारा बन गया था, जो खून से नहीं मगर दिल से जुड़ा था। शुभम भैया बोले, उस दिन जब मैंने तुम्हें पहली बार उस हालत में देखा, उसी वक्त तुम्हें अपनी बहन मान लिया था। जब भी तुम्हारी मदद करता हूँ, ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी खोई हुई बहन का फर्ज निभा रहा हूँ। हम दोनों भीतर से टूट चुके थे। वो अपनी बहन को खो चुके थे और मैंने अपना सब कुछ खोने के बाद खुद को फिर से जोड़ने की कोशिश शुरू की थी। एक मेरा सगा भाई था जिससे खून का रिश्ता था, पर जिसने मुझे मेरे सबसे कठिन वक्त में अकेला छोड़ दिया। और एक यह भाई था जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी उसने मुझे अपनी बहन से भी बढ़कर चाहा। उस रात शुभम माँ जी के कमरे में ही ठहरे। मुझे बरसों बाद पहली बार चैन की नींद आई। ऐसा महसूस हुआ जैसे ऊपर वाले ने मेरे लिए एक फरिश्ता भेज दिया हो, एक ऐसा इंसान जो मेरे दर्द को समझता था, लेकिन वो खुद दर्द के सागर से होकर निकला था। उनकी बातों ने मेरी आत्मा को सुकून दिया। मैंने खुद से वादा किया, अब मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना है। मेरे पास अब एक नहीं, दो जिंदगियां थी, मेरी और मेरी बेटी की। अब मेरा हर कदम उसकी तरफ बढ़ाना था, उसे मजबूत बनाना था, ताकि वो कभी किसी पर निर्भर ना रहे और किसी दरिंदे की छांव तक उसके पास ना पहुंच सके। जंग अब भी बाकी थी, समय बीत रहा था, लेकिन मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई थी। मेरे पति के भेजे लोग अब भी मुझे ढूंढते, डराते और जब भी मौका मिलता तंग करते। मैंने बाहर निकलना बंद कर दिया था और घर में ही सिलाई का काम शुरू कर दिया। शुरुआत मुश्किल थी, लोग भरोसा नहीं करते थे, काम देने में झिझकते थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे मेरे हाथ की सफाई ने लोगों का भरोसा जीत लिया। अब मोहल्ले की औरतें खुद मेरे पास आने लगी थी। कोई सलवार सूट सिलवाने आती, कोई अपने बच्चों का यूनिफॉर्म। काम चल निकला था, पसीने की कमाई से घर चलने लगा और सबसे बड़ी बात, मैं अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। वो भाई जो वक्त पर साथ खड़ा था, शुभम, कभी कभी आकर हालचाल पूछ जाते। वो ज़्यादा कुछ नहीं कहते थे, बस एक भाई की तरह खामोश सहारा बने रहते थे। उनकी मौजूदगी ही जैसे दिल को तसल्ली देती थी कि इस बेरहम दुनिया में कोई तो है जो बिना मतलब, बिना स्वार्थ मेरे लिए खड़ा है। तूफान फिर लौट आया था। शुभम भैया जब भी घर आते हमेशा नज़रें नीचे रखते, अपने बर्ताव में हद और तहजीब की मिसाल होते। न कोई गलत इरादा, न ही कोई सीमा लांघने की कोशिश। यही शराफत थी जो मुझे उनसे जुड़ाव महसूस कराती थी। वक्त के साथ मेरी नज़रों में उनकी इज्जत और भी बढ़ती गई। वो मेरी बेटी को भी उतना ही स्नेह देते
जितना कोई सगा मामा दे सकता है। मेरी जिंदगी में धीरे धीरे सुकून लौटने लगा था, मगर मुझे क्या पता था कि यह सुकून एक तूफान की खामोश आहट था, साजिश की नई परत। एक दिन गली के नुक्कड़ पर दो खड़े अजनबी बार बार माँ जी के घर की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा नहीं बल्कि एक पहचान छुपी थी। वो मेरे पति के भेजे हुए आदमी थे। कुछ ही दिनों में वो खुद भी लौट आया था। सुरेश, मेरा अतीत, जो न कभी समझा न कभी अपनाया। उस दिन उसके तेवर पहले से भी ज़्यादा जहरीले थे। वो अपने दो गुंडों के साथ माँ जी के घर तक आ धमका। उसकी आंखों में वही पुराना घमंड, वही हिंसा की आग जल रही थी। अब भी तुझे चैन नहीं आया? उसने मेरी बाह खींचते हुए पूछा। मैं कांपती आवाज़ में बोली, क्यों आए हो सुरेश? छोड़ तो दिया था ना। लेकिन उसने जवाब में मेरे बालों को मरोड़ते हुए मुझे ज़मीन पर घसीट दिया। मैंने अपनी बेटी को कसकर सीने से लगा लिया। डर था कि कहीं वो मेरी बच्ची को छीन ना ले। वो धमकी देकर चला गया, मगर अपने पीछे जहर घोल गया था। इज्जत पर हमला। सुरेश ने मोहल्ले में अफवाह फैला दी थी कि मैं चरित्रहीन हूँ और मोहल्ले की औरतों की भी इज्जत पर खतरा हूँ। लोगों की शक भरी निगाहें फिर से मेरा पीछा करने लगी थी। अब मेरे लिए हर गली, हर दरवाज़ा एक अदालत बन चुका था। और फिर एक दिन एक ऐसा इल्ज़ाम लग गया जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। मोहल्ले में हुई चोरी का दोष भी मेरे सिर मढ़ दिया गया। पुलिस, फांसी और मेरा बच्चा। सुबह सुबह जब पुलिस दरवाजे पर आई तो जैसे मेरी सांसें ही थम गई। आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्होंने कहा। मैं गिड़गिड़ाई। मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मगर किसी ने मेरी बात सुनने की ज़रूरत नहीं समझी। मोहल्ले वाले चुप थे, जैसे उनके लिए ये तमाशा था। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पुलिस ने मेरी बेटी को मेरे ही पति सुरेश को सौंप दिया। वही इंसान जिसे मैं अपनी बेटी के पास भटकने भी नहीं देना चाहती थी। अंधेरे में भी एक दिया था, शुभम भैया। उनको जैसे ही खबर मिली वो तुरंत थाने पहुँचे। ये सब झूठ है, उन्होंने चिल्लाकर कहा। लेकिन पुलिस ने उन्हें भी धमकाकर भगा दिया। फिर मामला अदालत तक पहुंचा। अदालत की सुनवाई में सीसीटीवी फुटेज ने सच्चाई सामने ला दी। चोरी किसी और ने की थी। अदालत ने मुझे रिहा कर दिया और मेरी बेटी को मेरे पास लौटाने का आदेश दिया। साथ ही सुरेश को भी अपने जुर्म की सज़ा सुनाई गई। न्याय और एक नई शुरुआत। अदालत का फैसला सुनते ही सुरेश के चेहरे पर घमंड की जगह हार और गुस्से की लकीरें दिखने लगी। वो हारा था एक औरत से जिसे उसने कमज़ोर समझा था। मैंने अपनी बेटी को सीने से लगाते हुए आंखें बंद कर ली। मेरे कानों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, अब तू अकेली नहीं है और न ही कमज़ोर है। एक नई सुबह की ओर वो गुस्से से काँप रहा था। अदालत से बाहर निकलते ही उसने आग उगलती हुई आंखों से मुझे देखा और कहा, अभी तो कानून ने तुम्हें बचा लिया है, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी बेटी को छीन कर रहूँगा। मैंने पहली बार पूरे आत्मविश्वास के साथ उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, डरा लो जितना डराना है। अब मैं वो औरत नहीं रही जो तुम्हारे नाम से कांपती थी। अब मैं तुम्हारे हर वक्त का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पुलिस उसे सज़ा भुगतने के लिए ले जा रही थी और मैं वहीं खड़ी, अकेली लेकिन डटी हुई। मगर सच तो यह है कि अंदर से मैं टूटी हुई थी, क्योंकि एक औरत चाहे जितनी भी मजबूत हो जाए, अपने बीते रिश्ते का डर उसे कहीं न कहीं तो सताता ही है। भाई वो जो साथ दे। ऐसे मुश्किल वक्त में शुभम भैया मेरी ढाल बनकर खड़े थे। उन्होंने सिर्फ एक मुंह भोले भाई का नहीं बल्कि एक सगे भाई से बढ़कर रिश्ता निभाया। मेरा असली भाई तो कभी मेरी खबर तक नहीं लेने आया। शायद आता भी तो मदद के बजाय ताने ही देता। लेकिन ऊपर वाले ने मुझे एक सच्चा भाई दिया था जो हर तूफान में मेरे साथ था। अदालत ने सुरेश को मेरी और मेरी बेटी की जिम्मेदारी का आदेश दिया था, हर महीने 1000 रुपये के लिए। लेकिन मैंने खुद को कमज़ोर बनने नहीं दिया। मेहनत की उड़ान। मैंने सिलाई का काम जारी रखा और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू किया।
वक्त गुजरता गया। मेरी अब 7 साल की बेटी हो चुकी थी। शुभम भैया की मदद से मैंने कपड़ों का छोटा कारोबार शुरू किया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी को भी वो सब सहना पड़े जो मैंने झेला था। मेरी मेहनत रंग लाई, बिजनेस तेज़ी से बढ़ा और मोहल्ले में मेरे काम की तारीफ होने लगी। तभी एक दिन माँ जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो रास्ते में ही हमें छोड़ गई। उनका जाना मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। वो न सिर्फ मेरी सहारा थी, बल्कि मेरी बेटी का देखभाल भी वही करती थी। अब उनके बिना लोगों की बातों ने फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया। एक प्रस्ताव, एक नया मोड़। इन्हीं हालातों में शुभम भैया ने एक दिन मुझसे बात की। तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़का मेरा दोस्त है, शरीफ है, नशा नहीं करता। उसकी पहली पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है और एक छोटी सी बेटी है जिसे माँ की ज़रूरत है, जैसे तुम्हारी बेटी को बाप की कमी है। मैंने मना किया, डरती थी दोबारा शादी में बंधने से, लेकिन भैया ने समझाया ये रिश्ता ज़रूरी नहीं है मजबूरी से, बल्कि 2 अधूरी जिंदगियों को पूरा करने के लिए है। आखिरकार मैंने हाँ कर दी। 2 अधूरी जिंदगियां, एक मुकम्मल परिवार। कुछ ही दिनों में शादी हो गई। भैया ने ये रिश्ता भाई बनकर नहीं, एक पिता की तरह निभाया। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान निकले। उनकी बेटी मेरी बेटी से थोड़ी बड़ी थी, लेकिन दोनों बेटियां जैसे जुड़वा बहनें बन गई। मैंने उनकी बेटी को माँ का प्यार दिया और उन्होंने मेरी बच्ची को एक सच्चे पिता जैसा प्यार दिया। अब हमारे पास सिर्फ एक नहीं, 2 बेटियां थी और एक सुकून भरा परिवार। अब मैं मजबूर हूँ। आज मैं सुकून से जी रही हूँ। बिजनेस अच्छा चल रहा है। दोनों बेटियां स्कूल जाती हैं और हम सब मिलकर एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। मेरी ज़िंदगी ने कई करवटें ली, लेकिन हर मोड़ पर मैंने हार नहीं मानी। एक कहानी सिर्फ मेरी नहीं, हर उस औरत की है जो टूटी मगर फिर से खुद को जोड़कर खड़ी हो गई, सिर ऊंचा करके, क्योंकि हर औरत के अंदर एक पूरी कायनात बसती है। दोस्तों, अगर मेरी कहानी ने आपको थोड़ा भी छू लिया हो तो इसे दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।